चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चल रहा था, कल सम्स देख रहे थे। तो अब जो रिमेनिंग सम्स है आज पैकअप करने की ट्राई करते हैं। होमवर्क में कुछ सम्स बोले थे आप, कौन से वाले? था ना। 15 वाले का क्या हुआ? हो गया 15 वाला? डाउट कुछ करवाना है? हो गया? नहीं हुआ? हाँ, तो एक ही बार कराऊंगा ना, दो बार बोलोगे, 2 बार करा दूंगा बस। चलो देखते हैं क्या है। 15th इलस्ट्रेशन 15 देख लो। अब 2 सिस्टर्स हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की को ओनर है और 50% शेयर है दोनों का प्रॉपर्टी में। Property was constructed on prior to 1st April 1999. Property has 7 equal units and is situated in Bangalore. Oh, महंगी property. Financial year 25-26, each co-owner occupied 1 unit each, and the balance were let out at a rental of 20,000 per unit per month. The municipal valuation was rupees 7 lakhs, and the municipal taxes were 10% of the municipal value. Interest payable on loan taken for construction was rupees 4 lakh. One of the let out units was vacant for 6 months in a year. ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है आपको पहले उसको समझना है। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी में टोटल 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स में से एक यूनिट तो ये दोनों सिस्टर्स ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, बाकी के 5 यूनिट्स जो है उनको लेट आउट किया हुआ, ये कंडीशन है। अब पॉइंट ये है कि जो बाकी के 5 यूनिट्स हैं उनमें भी एक यूनिट ऐसा है जो 6 महीने तक इस साल वेकेंट था, बाकी के 4 यूनिट्स पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, लेट आउट थे। तो ये सारा डेटा आपको दे रखा है। अब इस डेटा के बेसिस पे हमें प्रॉपर्टी का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हर को ओनर का कितना एक्चुअली में अमाउंट बनता है वो भी कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी। म्यूनसिपल टैक्सेस का डेटा है, इंटरेस्ट पेएबल वो भी बोला हुआ है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे बोला है प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1st अप्रैल 1999, बट लोन कब लिया था वो उसकी कोई डेट नहीं दे रखी है ना। कंस्ट्रक्शन पहले हुआ था तो लोन भी पहले ही लिया होगा। अब उस हिसाब से अगर हम चले, ओके ठीक है, इंटरेस्ट पोर्शन भी तो बटेगा फिर, अच्छा पॉइंट हो जाएगा वो। ठीक है, करेक्ट। चलिए तो शुरू करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जो एक हाउस है उसमें जो 7 यूनिट्स है उसका डिवीजन कर लो तो बात समझ आएगी। पहले ये डिवीजन समझ लेते हैं, ठीक है। एक यूनिट जो है वो पहली जो सिस्टर है उसके पास है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक यूनिट दूसरी सिस्टर है उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 4 यूनिट ऐसे हैं जो लेट आउट है पूरे 12 महीने के लिए, और एक यूनिट ऐसा है जो अगेन लेट आउट है लेकिन 6 महीने के, इसमें 6 महीने की वैकेंसी है। तो ये बाइफर्केशन है कि 7 यूनिट्स को इस तरीके से डिवाइड किया। अब डेटा की बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी की है ना वो 7 लाख रुपए, ठीक है। और एक यूनिट का जो मंथली रेंट है वो आपको बोला हुआ है 20,000 रुपीज। ये सब डेटा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो इसी पे लगेंगे 10% के हिसाब से, ये भी कैलकुलेशन है। जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल का 7 यूनिट का मिला के वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। ये सब डेटा दिया हुआ है। और कोई पॉइंट? ओके, तो ये सब डिटेल्स है। अब इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है कि टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा और ईच को ओनर के ऊपर कितना एलोकेट होगा। दोनों सिस्टर्स का आधा आधा काउंट होगा, ये दोनों का रेशियो जो है 50% है। अब देखो कैलकुलेशन शुरू करें कैसे। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे ये जो म्यूनसिपल वैल्यू और ये सब दे रखा है
ये आपको पूरी प्रॉपर्टी का दिया है, 7 यूनिट्स का दिया है। अब क्योंकि सारा बाइफरकेशन अलग अलग है तो आइडियली आपको म्यूनिसिपल वैल्यू भी पर यूनिट बांट देनी चाहिए। 7 यूनिट या 7 लाख रुपए म्यूनिसिपल वैल्यू तो सिंपल हो गया, 1 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से काउंट होगा। दूसरा मंथली रेंट तो आपको यूनिट वाइज दिया हुआ ही है, तो वो कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। इसको भी हम 7 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें भी सेम होगा, ये भी 7 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये सब सिंपल चीजें। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब होता है, बट इसमें डेटा में खाली म्यूनिसिपल वैल्यू दिया होगा है। तो जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वही एक्सपेक्टेड रेंट है, बाकी कोई डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है एक एक करके करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट की बात करो तो जो हिसाब यहाँ पे होगा वही हिसाब यहाँ पे भी होगा, सेम ही रहने वाला है। अगर आप लेट आउट की बात करो तो ये चारों यूनिट्स का जो हिसाब है वो सेम होने वाला है। एक का गिन लो, इंटू 4 कर देना, काम खत्म। और ये मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ना वो वैकेंसी वाला पार्ट है, तो सबको साथ में नहीं गिन पाऊंगा, इसलिए 5 यूनिट्स को मैंने साथ में नहीं गिना। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इसी में आने वाला है, तो पहले आपको लेट आउट पोर्शन कंप्लीट करना है तो वो कर दो। इसका तो एनुअल वैल्यू वैसे भी 0 होता है, उसमें खाली वो 24B का लोन वाला ही पॉइंट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो पहले ना अपने ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स लेट आउट फॉर 12 मंथ्स ईच, ठीक है, ये रहेगा। अब कैलकुलेशन जो है सारा पर यूनिट रहेगा। Expected rent will be equal to municipal value, that is 1 lakh rupees. Actual rent AR जो है वो होगा 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ये कितना हो गया 2,40,000। अब जब AR और ER को कंपेयर करोगे तो AR ज्यादा है और वो सही भी है, ठीक है, फिर उसी के ऊपर टैक्सेबिलिटी लगा देते हैं अपने। तो GAV विल बी इक्वल टू AR इक्वल टू 2,40,000। अब बात आएगी इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने की। म्यूनिसिपल टैक्स में पढ़ लेना पेड है क्या है, मान के चल सकते हैं, वर बोला है म्यूनिसिपल टैक्सेस वर 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, तो पे कर दिया होगा, या अजम्पशन ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपए म्यूनिसिपल वैल्यू है, उसी की 10% गिनेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000। ये कैलकुलेट हो गया, ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि पे हो चुका है। अब जो बचा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। $2,30,000, ये एनुअल वैल्यू आ गई एक यूनिट की। अब आगे भी कैलकुलेशन होता है, हमें जाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक। तो एनुअल वैल्यू में से 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 30%, फिर 24B का इंटरेस्ट माइनस होगा। अब लेट आउट प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट होती नहीं है, हाँ। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आप कितना भी क्लेम कर सकते हो, उसमें 2 लाख या 30,000 वाला कोई कैप नहीं है। तो जो 4 लाख रुपए आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है उसको 7 यूनिट्स में डिवाइड करो तो पर यूनिट अमाउंट पता चल जाएगा। गिन लो एक बार कितना, 57,143 पता चला। ये दिस इज 4 लाख डिवाइड बाई 7 यूनिट्स, पर यूनिट गिन रहे हैं ना, वैसा कोई कैप तो है नहीं तो पूरा क्लेम कर लो आप। ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना बचा है 103,857। बोलो, बात समझ आई? ये एक यूनिट की इनकम है, चारों यूनिट की इनकम सेम ही रही होगी, तो आप इसमें डायरेक्टली इंटू 4 यूनिट्स कर सकते हो। लास्ट में एक पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। कितना आ रहा है 4,50,000 आया ये हो गया, एक पार्ट खत्म।
अब ये वाला गिन लेते हैं, लेट आउट वाला, जो 6 मंथ्स वैकेंसी वाला पार्ट है, वो भी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। 1 यूनिट विथ 6 मंथ्स ऑफ वैकेंसी। अब इसमें जो आपका ER है म्यूनिसिपल वैल्यू के बराबर है 1 लाख रुपए, जो इसके साथ एक्चुअल रेंट है वो है 20,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने का 1,20,000। अभी भी अगर देखा जाए तो AR बेटर है ER से, तो वैकेंसी का इतना कोई इफेक्ट ही नहीं आया, सीधा 1,20,000 ही अपना GAV बन गया। म्यूनिसिपल टैक्स पूरा क्लेम कर लो, वही 10,000 रुपये आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लेम करो। ये हो गया 1,10,000। दिस इज योर एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा 30% और फिर इंटरेस्ट का अमाउंट वही आएगा 57,143 पर यूनिट ही था। लेस करके देखो कितना बच रहा है। ये दोनों चीजें सॉल्व हो गई। अब बचा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 0, डायरेक्ट 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ नहीं पाएगा, आएगा क्या, सिर्फ 24B का इंटरेस्ट, और कुछ आने वाला है नहीं। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 1 अप्रैल 1999 से पहले का कंस्ट्रक्शन है, तो लोन भी तभी का होगा, तो इम्प्लाइड सी बात है कि डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा 30,000। ठीक है, वो डेट से पता चला 1 अप्रैल 99 के बाद होता तो 2 लाख रुपए तक मिल सकता था, तो 30,000 तो अपने यहाँ पे क्लेम कर ही सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली ये टोटल टैली कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि क्लेम करके आपका क्लेम ही 4 लाख से ऊपर चला जाए। टोटल इंटरेस्ट जो आपने भरा है वो 4 लाख रुपए है, डेटा टैली करना है तो जो कैलकुलेशन यहाँ किए थे ना उससे पता चलेगा। जैसे ये 57,143 था, तो ये 4 यूनिट का आपने गिना था, फिर वो जो 1 यूनिट अलग से था उसका भी यही था, तो डायरेक्टली इंटू 5 भी ले सकते हो, 57,143 इंटू 5 यूनिट्स तो बराबर ही होगा, और प्लस ये 60,000, ये टोटल मिला के कितना हो रहा है एक बार टैली कर लो। मैं ये करो मल्टीप्लाई कितना है सब कुछ मिला के, और ये वाला इंटू 5 किया वो कितना आ रहा था, ठीक है ये आ रहा है। नाउ दिस इज लेस देन 4 lakhs, तो अपन ने 4 लाख रुपए भरा, उसके अंदर ही क्लेम हुआ है। पूरा क्लेम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में पूरा मिलता नहीं। देखो पर यूनिट वैसे आ रहा है 57,000, बट यहाँ आपको 30 क्लेम करने को मिला। ये जो 27 शॉर्ट है वो यहाँ डिफरेंस है, ये 27 जो शॉर्ट है 54, वही अप्रॉक्स डिफरेंस यहाँ पे है जो आपको क्लेम करने को नहीं मिला। ठीक है, बात समझ आ रही। तो इस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में तो सीधा सीधा लॉस आ गया ना, ये तो सीधा सीधा लॉस है। बात समझ आ रही, ये काम खत्म हो गया। अब फाइनल कंक्लूजन पे आना है, तो देखो ये वाले यूनिट में 30,000 का लॉस,
ये वाले यूनिट में भी 30,000 का लॉस, और ये दोनों में इनकम। अब आपको अगर टोटल इनकम ढूंढनी है तो ये चारों को प्लस कर दो, प्लस इन द सेंस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होंगे और 30,000 माइनस होगा, नेट कितना बचेगा वो देख लो। एक बड़ा सम निकल गया, एक बड़ा सम निकल गया। हाँ 375,286, ये सबका प्लस माइनस करके सही है। 1-2 रुपये इधर उधर चलेगा, बाकी अप्रोक्स इतने ही ना। हाँ अब ये दो को ओनर्स की टोटल इनकम है ना, ये सातों यूनिट्स जो है वो दो सिस्टर्स के नाम पे है, तो ये टोटल है उसका। अब अगर इंडिविजुअली को ओनर वाइज करना हो तो डिवाइड बाय 2, दोनों का रेशियो 50-50। नहीं, मैं इसका टोटल पूछ रहा हूँ, डिवाइड किया हुआ वाला क्यों है। क्या प्लस माइनस में इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो। ठीक है ना। हाँ तो इसको आधा आधा बांट दो, दोनों सिस्टर्स का इंडिविजुअल कितनी इनकम होगी वो यहाँ से पता चल जाएगी। क्लियर, पता चल गया। हाँ जो भी अमाउंट आ रहा है आप इनसे फाइनल अमाउंट टैली करो, आपका टैली होना चाहिए। अभी तक देखते आ रहे होंगे साथ साथ में नंबर अलग जा रहे होंगे सब। प्रेजेंटेशन करने का तरीका डिफर कर सकता है, टोटल आंसर फाइनल आंसर आपका मैच कर रहा है, समझ आए। तो ये एक अच्छा सम है जो लास्ट डे पे आप रिवाइज कर लो तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड कवर हो रहा है, लेट आउट कवर हो रहा है, वैकेंसी कवर हो रही है, 1999 के पहले वाला इंटरेस्ट वाला पॉइंट कवर हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसी में आ रही है। तो ऐसा सम आखिरी दिन पे देख लोगे, सॉल्व कर लोगे तो बाकी कुछ क्वेश्चन आप नहीं भी सॉल्व करोगे चल जाएगा, क्योंकि आखिरी दिन पे इलस्ट्रेशंस लिखने बैठने का टाइम तो होगा नहीं, आपको टिक करके रखना पड़ेगा कि ये सम में ये अच्छे पॉइंट्स है। तो अगर 5 सम्स के बदले एक ही सम करना पड़े जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है बेसिक वाले सम छोड़ देने के। आखिरी दिन पे बेसिक सम नहीं करना है, जो टिपिकल सम आपने टिक करके रखे हैं ना सिर्फ उनको गो थ्रू करना है, वो भी अपने पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए। लिखने का टाइम नहीं है, सिर्फ रीड करके एक बार रिकॉल करना है कि इसमें ये पॉइंट होता है, और वो ग्रिप तभी आएगी जब अभी आपने लिख के प्रैक्टिस किया होगा, अदरवाइज लास्ट डे पे इतना सारा रिवाइज नहीं होता, क्योंकि जीएसटी भी है अपने पास, कस्टम्स भी है और इनकम टैक्स भी है, 3 टॉपिक्स रहेंगे। चलो तो 15 वाला सम तो कंप्लीट पूरा। और सब साथ में मतलब क्या सब साथ में किया था? वो तुक्के में आ गया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो एक्चुअली हो ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, अपन ने तो क्लेम ही नहीं किया। ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो आया ही नहीं, एआर तो वैसे ही ईआर से ज्यादा था। इवन वैकेंसी वाले में भी आपका 1,20,000 6 महीने में कलेक्ट हो गया वैकेंसी होने के बाद, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी का पॉइंट आया नहीं। अब वो पूरा 12 महीने का रेंट गिन लिया था वैसा, फिर 6 महीने का माइनस कर दिया। एक्चुअली तो इसको अलग ही गिनना चाहिए, साथ में गिनना, वो तुक्के में आगे आंसर के नंबर बैठ गए साथ में, किसी में अगर यही नंबर कुछ और होते तो फिर वो पंगा हो जाता। ये तो क्या है ना, 6 महीने का रेंट तुम्हारा ईआर से ज्यादा निकला इसलिए कोइंसिडेंटली वो सेट हो गया। ये 6 महीने का रेंट अगर ईआर से कम निकलता तो 5वें हाउस का तुम्हें हिसाब पता ही नहीं चलता ना कैसे होगा, तो बेटर है कि हिसाब अलग ही रखो। और नंबर्स की वजह से कोइंसिडेंटली टैली हो गया, वो हर सम में नहीं होगा। ये जो बता रहा हूँ उसमें हर सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारा सॉल्यूशन अपन ने सेपरेटली किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वैसा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सम था ये 15th वाला। फिर नेक्स्ट आप देखो 16th वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ऐसा है कि 4 घर है एक ओनर के, और वो चारों हाउसेस की सिचुएशन अलग अलग है, मतलब वैल्यूज तो अलग है ही, बट उसमें ऐसा है कि एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक बिजनेस के लिए लेट आउट किया हुआ है, एक में ऐसा है कि 3/4 खुद के बिजनेस के लिए यूज होता है और 1/4 जो है वो मैनेजर को लेट आउट किया हुआ है, और 4th वाला जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है। तो ये सारी चीजों में केस जो है वो आपका अलग अलग हो जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी तो एनुअल वैल्यू 0 है, वो एक कैलकुलेशन सेपरेट करना पड़ेगा। सेकंड हाउस ऐसा है कि आपने लेट आउट किया हुआ है फॉर बिजनेस पर्पस,
लेट आउट तो किया ही है ना, सामने वाला बिजनेस कर रहा है उसे क्या फर्क पड़ता है, तो वो रेंटल इनकम आपकी टैक्सेबल होगी अंडर हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हाउस में ऐसा बोला है कि 3/4 तो आप अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो और 1/4 आपने मैनेजर को लेट आउट किया हुआ है। तो हमने देखा था कि बिजनेस पर्पस के लिए ही लेट आउट किया ऐसा माना जाएगा, इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो थर्ड हाउस की कोई इनकम एचपी में जाने वाली नहीं है। 3/4 तो अपने बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो एक्सेप्शन में आ गया, और 1/4 अपन ने स्टाफ को दिया हुआ है तो भी एचपी में मतलब कवर नहीं होगा, पीजीबीपी में जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। हाउस नंबर 4 अगेन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो लेट आउट है ना, सामने वाला उसमें रह रहा है, ठीक है, अपने को किराया दे रहा है तो अपने लिए टैक्सेबिलिटी आएगी। तो हाउस वाइज आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, वैसा है। अब अंदर के कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन सेपरेटली करना है और फिर चारों का जो भी इनकम या लॉस आ रहा है जैसे यहाँ पे टोटल किया वैसे टोटल करते हैं, सेम पैटर्न है। अब इसमें जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो देख लो, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ग्राउंड रेंट, फायर प्रीमियम, एनुअल चार्जेस, ये सब तो काउंट ही नहीं होता ना। ये चाहे एचपी की इनकम आती है वहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। हाँ, एचपी की इनकम ना हो, बिजनेस इनकम हो, तो उसमें आप ये सब क्लेम कर सकते हो। जो चीज एचपी में नहीं है उसमें आप सामने खर्चे डाल सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी से किराया इतना आया, पीजीबीपी में गया तो प्रॉपर्टी पे खर्चा हुआ वो क्लेम करेंगे, जैसे हाउस नंबर 3 में हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिनना है, एचपी वाला कैलकुलेट करना नहीं, सॉरी पीजीबीपी वाला कैलकुलेट करना नहीं। तो हम लोग उसके ऊपर डिटेल में जा नहीं रहे। तो आप देख लो किसी भी कैलकुलेशन में ना, ये रिपेयर मेंटेनेंस, ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ये सब कहीं पे कुछ क्लेम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस क्लेम होते नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है 24 या 30% में, उसमें लमसम आ जाता है। ये बात अपनी हुई थी कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी जिससे आपकी रेंटल इनकम जनरेट होती है और वो रेंटल इनकम एचपी में टैक्सेबल है, तो उसके सामने उस प्रॉपर्टी पे किए हुए खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस के एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन मिलता नहीं। डिडक्शन कैसे मिलता है? लमसम बेसिस पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अपन ये 30% माइनस क्यों कर रहे थे? यहाँ पे भी तो था ये 30% क्यों माइनस किया मैंने? इसमें लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर किया हुआ ओनर का सारा खर्चा कवर हो गया लमसम। आपका एक्चुअल खर्चा 69,000 के बदले 9,000 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 लाख हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना फिक्स दे दिया, ये बोला हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये जो एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, रिपेयर कलेक्शन, इंटरेस्ट, ग्राउंड रेंट, फायर प्रीमियम, एनुअल चार्जेस, ये सब खर्चे भले आपके एक्चुअल में हुए हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम एचपी में इनको क्लेम करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन में आपको ये क्लेम होता हुआ दिखेगा नहीं। वो इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज वाला है, एक सेकेंड, ये वही इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन वाला है, क्या है देखें। हाँ, वो वैसे करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कि हाउस नंबर 4 में ना प्रिजम्पशन डाल दिया। वो बोला इट इज प्रिज्यूम दैट हाउस नंबर 4 हैज नॉट बीन मॉर्गेज फॉर पर्पस ऑफ एक्वायरिंग और रिपेयर ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो पॉइंट है ये आपके ऊपर है। आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, आपको लगा सर प्रॉपर्टी मॉर्गेज की उसका ब्याज तो मिलना चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हो। आप नोट में लिख देना कि ये अज्यूम किया गया कि ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज जो है ये प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ये रिपेयर करने के लिए लोन लिया गया था। बस एक नोट लिख देना और कुछ नहीं। उन्होंने उल्टा अजम्पशन किया जो नेसेसरी नहीं था। एक्चुअली ये अजम्पशन उनको नहीं करना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था कि यहाँ पे 24B में क्लेम हो सकता है, तो ही पॉइंट बनता। इन्होंने क्या किया, उल्टा अजम्पशन लिख दिया। इन्होंने ऐसा मान लिया कि मॉर्गेज जो किया है वो अक्वायरिंग, कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग के लिए नहीं है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि ये पॉइंट ऐसा क्यों जा रहा है। ये मेरे प्रीमाइसिस है, मुझे अगर ये प्रीमाइसिस खरीदनी है, मैंने बैंक से लोन लेके खरीदी, तो भी वो मॉर्गेज लोन ही बोला जाता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही लोन है, वैसा है। बट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया है तो जो ब्याज मैं भर रहा हूँ वो मुझे 24B में डिडक्शन मिलेगा। प्रॉपर्टी रिपेयर कराने के लिए लोन लिया है तो भी मुझे डिडक्शन मिलेगा। एक तीसरा पॉइंट भी होता है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, कोई लोन वोन नहीं है, सब पेड है, मुझे ना कोई बिजनेस शुरू करना है, अब मुझे उसके लिए ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने बैंक के पास ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उस पर 10 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अब ये 10 लाख के लोन पे इंटरेस्ट भरूंगा या नहीं? वो इंटरेस्ट 24B में मुझे क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए सेक्शन में लिखा था लोन्स आर टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये लोन इन तीनों में से कोई भी रीजन के लिए है नहीं। ये तो मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसा उठाया दूसरे पर्पस के लिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज अलग हो गया। उन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज है वो वैसा वाला है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग के लिए नहीं है, ऐसा अज्यूम किया। ऐसा अजम्पशन नेसेसरी नहीं था, आप अदरवाइज भी अजम्पशन ले सकते थे। तो मतलब आप 1000 रुपए क्लेम करना चाहो तो कर सकते थे, इन्होंने उल्टा लिया हुआ है, तो मैंने दोनों बातें समझा दी। तो आपको क्लेम करना है तो कर लो, 1000 रुपए का आंसर में फर्क पड़ेगा,
उनका आंसर अपने आंसर में 1000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। उन्होंने एक्सपेंस नहीं क्लेम किया, आप करोगे तो अपनी इनकम रिड्यूस हो जाएगी, बट वो सॉल्यूशन भी 100% करेक्ट होगा, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा क्या अज्यूम करना है? जब दो चीजों में से कोई एक अज्यूम करना होता है तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा दोनों अगर इक्वली सही है तो। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? अब बनेगा 16th वाला, अब कैलकुलेशन में कुछ नहीं बचा है। चलो आगे देख लेते हैं, 17th इलस्ट्रेशन देख लो। सेवनटीन्थ वाले में जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है उसमें एक प्रॉपर्टी तो लेट आउट की है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, लेट आउट का रेंट दे रखा है 1,20,000 पर एनम, लोकल टैक्सेस 16,000 रुपीज है जो ओनर को पे करने हैं, बट अग्रीमेंट के हिसाब से टेनेंट ने सारा अमाउंट म्युनिसिपैलिटी को पे कर दिया है। तो अगर टेनेंट ने पे कर दिया तो डिडक्शन ओनर को तो मिलना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बोला लैंडलॉर्ड बेयर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि जो रेंट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ वो एमिनिटीज के चार्जेस के साथ, और एमिनिटीज का बाइफर्केशन दे रखा है कि एमिनिटीज की कॉस्ट कितनी है। अब आपको पता है कि इसमें एचपी में कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा जो प्रॉपर्टी के लिए चार्ज किया गया। तो अगर 1,20,000 रुपए मैंने आपसे रेंट चार्ज किया इन टोटल विच कंप्राइजेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एमिनिटीज, और एमिनिटीज के आपको एक्सपेंसेस दिए हुए तो वो अपने पहले माइनस कर देंगे, जो नेट बचेगा वो प्रॉपर्टी का रेंट होगा। ये बात आपको समझनी है। कॉम्पोजिट रेंट वाले में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, प्रॉपर्टी प्लस एमिनिटीज। तो अगर टोटल रेंट दिया हुआ है 120 और बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है कि इसमें एमिनिटीज का कितना और प्रॉपर्टी का कितना, तो पूरा अमाउंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, एचपी में होगा ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने बोला हुआ है कि भाई एमिनिटीज का इतना होता है प्रॉपर्टी का इतना, तो प्रॉपर्टी वाला पोर्शन एचपी में टैक्सेबल होगा, एमिनिटीज वाला अदर सोर्सेज में जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही किया, टोटल रेंट बता दिया और फिर जो एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है ना उसका खर्चा बता दिया, तो माइनस कर दो, जो बचा हुआ एचपी का रेंट होगा। मालूम पड़ रहा है? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखो एमिनिटीज के लिए कितना कितना पैसा ओनर ने पे किया, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखने होंगे आपको। कोई कैपिटल एक्सपेंस हो तो वो आपको कंसीडर नहीं करना होगा, ये बात ध्यान रखना। पहला बोला एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन। वाटर कनेक्शन का जो एक्सटेंशन है उसका 3,000 रुपये जो खर्च हुआ है, ये एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, एवरी ईयर पे करना पड़ेगा, या वन टाइम चार्ज होगा? पढ़ के क्या लग रहा है? एक्सटेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन लेने का खर्चा है, हर महीने लगता होगा या वन टाइम होगा? वन टाइम होगा ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है, तो कैपिटल वाले का डिडक्शन मिलेगा नहीं, ये माइनस नहीं करना है। वाटर चार्जेस, ये तो बिल है ना, मंथली बिल होगा ना। लिफ्ट का मेंटेनेंस, ये भी रेगुलर आता होगा। गार्डनर की सैलरी, ये भी रेगुलर है। स्टेज पे लाइटिंग लगा रखी है, अभी लाइटिंग का बिल है या क्या है वो मानना पड़ेगा। लाइटिंग ऑफ स्टेज वाला बिल वाला पार्ट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं, तो 1,200 रुपये।
और मेंटेनेंस और स्विमिंग पूल ये भी रेगुलर लगने वाला है। तो ये सारी एमिनिटीज पे जो लैंडलॉर्ड ने खर्चा किया है इसका आप टोटल करो और इसको 1,20,000 में से माइनस कर लो। कितना बचता है? 93 कहाँ से है? 120 तो है। 1,20,000 तो रेंट है, उसमें से ये सारा खर्चा माइनस करो तो क्या बचता है? 11 लाख तो अमाउंट ही नहीं दिख रहा है। 12 लाख करो, थोड़ा ज्यादा करो भाई। एग्जाम में तुम 1,20,000 का 12 लाख बना दोगे तो मार्क्स में 1 0 कम हो जाएगा पीछे। नहीं मान के चल रहे लाइटिंग मतलब बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो पढ़ के दोनों लग रहा है। लाइटिंग और स्टेयर मतलब लाइट्स लगवा दी, हाँ तो वो दोनों हो सकता है कि आपने लाइट्स लगवा दी तो लॉन्ग टर्म भी चल सकती है। अजम्पशन ले लिया कि क्लैरिटी नहीं, छोटा खर्चा है तो फिर वाटर कनेक्शन का एक्सटेंशन तो क्लियर समझ आ रहा है, या नहीं समझ आ रहा तो अपने रेवेन्यू में डाल देते हैं। और क्या 1,13,250, तो प्रॉपर्टी का रेंट तो देखा जाए तो इतना ही है ना, तो सारा कैलकुलेशन जो है इसके ऊपर होगा। अब यही अपना म्यूनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करें तो अपन ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी है? 80,000, और यहाँ आपने जो प्रॉपर्टी के लिए चार्ज किया वो कितना किया? 1,13,250। तो 1,13,250 इज GAV। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना नहीं है कि वो तो टेनेंट ने भरा है, तो वो छोड़ दो, जाने दो। तो इतना ही अमाउंट आपका एनुअल वैल्यू बन गया 113,250। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक जाना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, वो तो ले ही लो। और इंटरेस्ट वाला कोई पॉइंट यहाँ पे है नहीं सम में, तो वो आएगा नहीं। जो बचा वो फाइनल आंसर। बस और कुछ है ही नहीं। बोलो हो गया? नेक्स्ट देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया था मैंने आपको, सॉल्व हुआ लास्ट में, देख लो क्या डाउट है। ठीक है, पॉइंट्स तो सारे वैसे ही हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो चलो जाने दो, वो अलग पॉइंट है, अपने को प्रॉपर्टी वाला पार्ट गिनना है। हाउस नंबर 1 है, म्यूनिसिपल वैल्यू 35,000 है, रेंट रिसीव हुआ 38 है, 38 पे कैलकुलेशन होगा। म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया तो माइनस करेंगे नहीं अपन, रिपेयर्स टेनेंट ने पे किया वो भी माइनस नहीं होगा। लैंड रेवेन्यू पेड, अब लैंड रेवेन्यू पे हुए तो टैक्सेस ही, पर म्यूनिसिपल टैक्सेस में तो आएंगे नहीं, वो तो टेनेंट वाला क्लियर बोला ही हुआ है, तो लैंड रेवेन्यू का तो फिर कोई इफेक्ट देने की जरूरत लग नहीं रही है। किया भी नहीं आएगा लैंड रेवेन्यू पेड, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस अलग से क्लासिफाई किया हुआ है, तो इसको फिर इग्नोर ही करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वो भी इग्नोर होगा, ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसका थोड़ी डिडक्शन मिलता है। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, इसका भी कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है? लेट आउट फॉर रेसिडेंस, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपका GAV 38,000 आएगा, टैक्सेस कुछ माइनस करने नहीं है तो NAV भी 38,000 ही होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले लो 30%, जो बचा वो इनकम, सिंपल कैलकुलेशन। सेकेंड हाउस में भी सेम फॉर्मेट ही लगेगा, आप लगा के देख लो तो बन जाएगा। अब बिजनेस वाला जो पार्ट है वो एडिशनली दिया हुआ है, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिन रहे हैं, यहाँ पे एसएससी की टोटल इनकम गिन रहे हो, तो दोनों हाउस से आने वाली इनकम और बिजनेस से आने वाली इनकम उन्होंने प्लस कर दी कि भाई एसएससी की टोटल इनकम कितनी है वैसा। अभी अपन ने सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे फोकस किया है, बिजनेस इनकम वाला पार्ट लास्ट में खाली जोड़ देना, उसमें कुछ कैलकुलेशन है भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखें, इलस्ट्रेशन 19 है, उसके लिए पॉइंट समझाना है, वो थियरी में मैंने बाकी रखा था, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 24B आप सेक्शन देखो थियरी में, मैंने एक पॉइंट बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो बाकी था। पेज 45 मिला, कंस्ट्रक्शन पीरियड करके कंसेप्ट है, लास्ट क्लास में नीचे वो टिक मार्क वाला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है। पहले टर्म समझो, कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है। यहाँ पे जब हम कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं, आपने पहले लोन पे पैसा लिया, जमीन खरीदी, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगा, और उसके बाद भी आपका लोन तो चल ही रहा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ईएमआई जो है वो 10-15 साल तक चलते रहते हैं। तो वही कंसेप्ट पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझना है। ये अपने अज्यूम कर लेते हैं डेट ऑफ लोन, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा मान लेते हैं। ये डेट अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा कुछ मान लेते हैं। लोन लिया था 15 जून 2023 को, इसको भी और थोड़ा बढ़ाना है तो एक साल पीछे भी लेके जा सकते हैं, 22 को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 अक्टूबर 2025 को। अब कंस्ट्रक्शन पीरियड इनकी डेफिनेशन के हिसाब से किसको बोलेंगे, सेक्शन ऐसा बोलता है जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इसके लिए ना एक सर्टिफिकेट इशू होता है लोकल अथॉरिटी से, इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो डेट रेफरेंस डेट होती है कि इस दिन ऑफिशियली आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि इस तारीख से पहले जो 31 मार्च आई होगी, इस केस में होगी 25, ठीक है, ये होगी डेडलाइन, और ये जो पूरा ड्यूरेशन है आपका, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। 31 मार्च जस्ट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी द एंड पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे आपने लोन लिया। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को कंस्ट्रक्शन पीरियड हम बोलेंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? ये ड्यूरेशन का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं, तो ऐसे एकदम डेट टू डेट नहीं होता है। सेक्शन में लिखा है 31 मार्च बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस दिन इशू हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च। तो ये डेट कोई भी होती तो उसमें फिर रेफरेंस पॉइंट लास्ट में पीछे जाके 31 मार्च ही आने वाला था। बट मान लो ये प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, एक ऑल्टरनेटिव लेते हैं, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अब वो डेट आएगी या ये डेट आएगी। सेक्शन ऐसा बोलता है 31 मार्च बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिफोर, ऑन और बिफोर नहीं बोला है। तो अगर 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ है फिर भी यही डेट आएगी। सेक्शन में बिफोर बोला है, ऐसा बोला ऑन और बिफोर, तो या तो ये या इसके पहले वाली 31 मार्च,
लेकिन सेक्शन में ऐसा बोला है कि जिस दिन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च, तो अगर 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ है तो उसके पहले वाली आएगी, फिर भी यही आएगा। बट यही अगर 1 अप्रैल होती तो फिर ये आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो सिर्फ बिफोर लिखा है सेक्शन में, आप लैंग्वेज में देख लो। इंटरेस्ट अमाउंट करके लिखा है ना, वहां पे है बिफोर। वो अच्छा पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। जानबूझ के ये डेट दे देंगे 31 मार्च 2026, फिर आप यही ले लोगे, गड़बड़ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन पीरियड उस सिचुएशन में भी यहीं तक रहेगा, ये वाला। मैं ये डेट हटा रहा हूँ जो काम की नहीं है। अब बात समझ आ रही है? आगे क्या करना है वो समझो। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है वो तो आपने डिफाइन कर ही लिया। इस ड्यूरेशन में आपने कितना इंटरेस्ट भरा होगा ये भी तो कैलकुलेट हो सकता है। हो सकता है क्या नहीं? लोन का अमाउंट पता कर लो कितना लिया था, इंटरेस्ट रेट क्या था वो पता कर लो। 15 जून 2022 से लेके 31 मार्च 2025 तक कितने दिन हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं, गिन लो और उसका ब्याज निकाल लो। जितना भी इंटरेस्ट आपने इस ड्यूरेशन में पे किया है उसका डिडक्शन आपको इस ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इस ड्यूरेशन में आपका घर बन रहा था, बैंक से लोन आपने ले रखा था, बैंक वाले ने तो अपना ईएमआई चार्ज करना शुरू कर ही दिया होगा, तो इंटरेस्ट तो आप हर महीने भर रहे थे। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि इसका डिडक्शन हम आपको इस ड्यूरेशन में नहीं देंगे, घर कंप्लीट होने के बाद देंगे, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन यहाँ पे हुआ ना इसके बाद आपको मिलेगा। वैसा अब कैसे डिसाइड होगा कि इसका डिडक्शन कौन से एवाई से मिलना शुरू होगा, बहुत टेक्निकली इसको समझना पड़ेगा। वो देखो, पहली चीज तो ये बोलिए कि आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ना उसका डिडक्शन आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे एक ही साथ किसी ईयर में क्लेम कर लेना। जैसे आपका घर कंप्लीट होगा उसके बाद आने वाले 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करना। कुछ नंबर्स चाहिए तो अपने अमाउंट भी यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोन का अमाउंट अज्यूम कर लो ना, लोन आपने लिया है 30 लाख रुपीज, ऐसा अज्यूम कर लो। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10% पर एनम, ये मान लो। और आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो अज्यूम किया गया है 15 जून 2022 से 31 मार्च 2025, यही है। इस ड्यूरेशन में इस हिसाब से आपने कितना ब्याज भरा होगा ये गिन सकते हो। थोड़ा और अगर इजी करना है इसको तो वो भी कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट है ना 10% के बदले अपने ले लेते हैं 12%, 1% पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा, तो गिनना थोड़ा इजी रहेगा। बोलो, पता चल रहा है ये कितना ड्यूरेशन हो रहा है? ऐसे गिन लो, देखो अगला 31 मार्च कब आएगा? 23 को आएगा, वहां से ये वाला, तो ये तो 2 साल पूरे हो गए, 24 महीने। ये वाले कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई जून जाने दो एक बार, बाकी क्या बचे 9 महीने, और जून के भी तो 15 दिन है, तो ये हो रहे हैं 9 महीने और 15 दिन, 9.5 मंथ्स। वैसा है। अब आप गिनोगे ना 30 लाख पे 12% पर एनम, मतलब महीने का 1% हो गया एवरेज। अब इस ड्यूरेशन का आप कैलकुलेट कर सकते हो, 24 और 9 33, और ये 15 दिन है, मतलब हाफ मंथ गिन लो, 33.5 मंथ्स इतना हो रहा है। आपको कैलकुलेशन करना है तो ऐसे होगा, 30 लाख इंटू 12% इंटू 33.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12, ठीक है मंथ्स में है ना, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 12। अब गिन सकते हो आप, 12 और 12 कैंसिल, या 2 0 कैंसिल होंगे, और फिर मल्टीप्लाई करो, 30,000 बचेगा ये, और इंटू 33.5 कितना आ रहा है देखो। कैसे भी गिन लो आप, अपने हिसाब से गिन लो, आएगा ऐसे ही। $10,05,000 आ रहा है। ये है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, इतना ब्याज इतने ड्यूरेशन में आपने पे किया होगा। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 10,05,000 का जो डिडक्शन है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, तो पर एनम कितना हो जाएगा पता चलेगा, 2,01,000 आए। एक साल में 2,01,000 मिलेगा, और ऐसे 5 साल में सेट ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से एवाई से ये डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा।
पहले यहाँ तक समझ लो, ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक सारा क्लियर है? फाइव ईयर है। हाँ बोलो, यहाँ तक बात समझ आ रही? 2,01,000 आया वहां तक, क्लियर है पूरा? लिखने वाला पार्ट तो बाद में कर लेना, पहले समझ लो पहले। अब क्लेम करना कब से स्टार्ट करें उस पर ध्यान दो थोड़ा। ये जो अपना टाइमलाइन था ना, सारा कैलकुलेशन इसके बेस पे होगा। अपना ओरिजिनल एग्जांपल ये था तो अपन इसी को लेके चलेंगे। एक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लीशन जो हुआ था कंस्ट्रक्शन का, वो तो 15 अक्टूबर को हुआ था। कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने यहाँ तक माना, वो अलग बात है। अब इन्होंने ऐसा बोला कि आप ये देखो कि ये वाली डेट कौन सी है, 15 अक्टूबर 2025, ये कौन से प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है बता सकते हो? 24-25 या 25-26? 25-26। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? इस ईयर से आप डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो, 26-27। तो सोचना कैसे है, जिस दिन प्रॉपर्टी एक्चुअल में कंप्लीट हुई है वो दिन जिस एवाई को बिलोंग करता है वहां से आप डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर दो। मतलब यहां तक का तो आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड गिन ही लिया था ना, ये वाला जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका असेसमेंट जब करोगे तो क्लेम करना शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ रही? अरे तो उसी को तो क्लेम कर रहे हैं। पहले कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला, उसमें कितना ब्याज भरा वो गिना, यही तो आया था 10,05,000, उसको डिवाइड किया तभी तो आया 2,01,000। वही 2,01,000 तो यहाँ क्लेम करना है। तो ड्यूरेशन गिनेंगे तो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट निकलेगा तो क्लेम करेंगे, समझ आ रहा है? और ये एक साल नहीं, अगले 5 साल तक क्लेम करना है। AY 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, अगले 5 साल तक ये 2,01,000 का डिडक्शन आप क्लेम करो तो आपका जाके 10,05,000 सेट ऑफ होगा। 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करना है। वो करंट ईयर के इंटरेस्ट में काउंट होगा, बचा हुआ नहीं, वो पूरे साल का ही आएगा, वो बताता हूँ। पहले ये बात समझ आई यहाँ तक? इतना क्लियर हुआ? अब ऐसा है कि ये जो अपना ईयर है 25-26, इसमें भी तो आप हर महीने EMI भर ही रहे होगे ना, तो वो इंटरेस्ट भी तो क्लेम हो ही सकता है। वो होगा करंट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, वो होगा करंट ईयर का इंटरेस्ट। और ये जो 2,01,000 है वो कौन सा है? वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों का टोटल करके काउंट करेंगे अपन। तो ये ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो भी क्लेम करते जाओ ईयर टू ईयर, और ये जो ड्यूरेशन का आपने इंटरेस्ट भरा उसको 1/5 करके 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करना है। वैसे बात क्लियर? अब ये जो अपना अमाउंट चल रहा था, चलो एग्जांपल तो है अपने बस ले लेते हैं, ये 30 लाख रुपए का लोन मान लेते हैं कंटिन्यू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो इस पे 12% के हिसाब से अगर आप गिनो तो एक साल का 3,60,000 रुपए इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट आपने प्रीवियस ईयर 25-26 में भी तो भरा होगा। बात समझ आ रही? अब जब EY 26-27 का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें एक आएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट 3,60,000, ये वाला, और एक आएगा कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 2,01,000। टोटल कितना हो गया? 5,61,000। ऐसे होगा। 3,60,000 कौन सा? इस प्रीवियस ईयर का, हर महीने आप भर रहे हो ना 30 लाख पे EMI, तो 12% ब्याज गया ना पूरे साल का। लोन अभी तक रीपे थोड़ी ना हुआ है, तो 3,60,000, ये जो 3,60,000 मैंने गिना ना, वो ये ड्यूरेशन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस ड्यूरेशन का भी तो इंटरेस्ट हर महीने EMI जा ही रहा होगा। वो जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? 360। और ये ड्यूरेशन में जो आपने इंटरेस्ट पे किया था वो कितना था? 10,05,000। उसको जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2,01,000। बात समझ आ रही? किस तरीके से कैलकुलेशन? बोलो, आप कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये आपको एक्चुअल अमाउंट पता चल गया कि AY 26-27 में आप कितना क्लेम कर सकते हो। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट तो ये पूरा क्लेम करने को मिलेगा। इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो लिमिट कितनी लग जाएगी? 2 लाख। वो तो फिर डिपेंड करेगा ना वैसा। तो ये तो टोटल गिनवाया खाली, दिस इज सब्जेक्ट टू के कितना क्लेम करने को आपको मिलता है। अब लिखना है तो पूरा लिख लो आराम से, ये पूरा लिख लो, ये नोट कर लो कि पिछली अगली स्लाइड जो है वो भी नोट कर लो।
ठीक है, पता चला ये कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये जो सीएम है, सी भाई करंट ईयर ऐसा थोड़ा टॉपिक में रहो तो रिलेट होगा। हाँ, बोल रहा होता तो कहाँ रहते हो? हाँ, तो ये हर साल मिलता रहेगा ना, सीबीआई खत्म होने के बाद भी, जब तक वो तो जब तक आपका लोन खत्म नहीं हुआ तब तक आप हर साल ही पे करोगे। हाँ, वो तो रहेगा। 3,60,000 और ये 2 लाख हो जाएगा। इंटरेस्ट के बाद से कहाँ से? इंटरेस्ट के बाद से ये वाला यहाँ तक पता चला, ये 5,61,000 आया वो। नहीं, कोई तो लास्ट तो करंट ईयर का इंटरेस्ट 3,60,000 कैसे आया? इंस्टॉलमेंट में 200 रुपया 30 लाख इंक्लूड करा। वो 10,05,000 पता चला कहाँ से आया? वो आया, उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया तो बना वो 2,01,000 पर एनम। ये आप अगले 5 साल तक क्लेम करोगे। और जो 3,60,000 है वो आने वाले साल की बात हो रही है। ये पिछले साल का था ना। ये जो अमाउंट है ये इस ड्यूरेशन का है। मैं टाइमलाइन बनाया था ना, ये इस ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट है वो है 10,05,000। इसके बाद भी तो लोन तो चालू है ना। लोन कहाँ चुकाया? 30 लाख लौटा है थोड़ी अभी तक। तो यहाँ पे भी तो हर महीने ईएमआई भर रहे होगे कि नहीं? उसमें जो इंटरेस्ट जा रहा होगा वो 30 लाख रुपए पे 12% पर एनम के हिसाब से आप गिनो तो एक साल का 3,60,000 होगा। तो जब क्लेम करने की बात आएगी तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए इस साल का इंटरेस्ट तो क्लेम करोगे, और पिछले साल का जो भरा हुआ था वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसका एक इंस्टॉलमेंट भी तो क्लेम करोगे। तो टोटल क्लेम जो है आपको दोनों को मिला के बनेगा ना, 3,60,000 इस साल का और 2,01,000 वो जो पिछला कंस्ट्रक्शन पीरियड था जिसको राइट ऑफ करना है। तो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा फिर? समझ आ रहा है? ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है। 10 लाख को जो राइट ऑफ किया था वो है। वो अगर अराउंड पूरा हो जाए 5 साल में, फिर भी लोन चल रहा तो 360 तो क्लेम करने को मिलेगा ना। लोन 15 साल चल रहा है, 15 साल तक क्लेम करते रहो ना, कहाँ मना कर रहे हैं? ये तो मिलता रहेगा ना, ये तो हर साल का है। ये फिक्स था ना जो आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया, तो ये 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगा, पूरा क्लेम मिल ही जाएगा। और उसके बाद भी अगर लोन चल रहा है तो ये वाला क्लेम करते रहना, कहाँ मना कर रहे हैं? वैसा बोलो, अब बात समझे क्या हो? हाँ, ये तो रिटर्न भरते टाइम होता है ना सब। ठीक है, अब पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखो जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है वो इसी पॉइंट पे है। तो एक बार आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो। कुछ चीजें इसमें नहीं भी बनेंगी क्योंकि वो डिडक्शन अंडर 80C और सैलरी ये सब अपना बाकी है, थोड़ा टोटल इनकम का सामान। आई थिंक पर ये मत ही करो बेटर है, छोड़ो 19 वाला जाने दो, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। 20 दिया था मैंने आपको, हुआ? ठीक है, 21 नहीं दिया था। अब ट्राई कर सकते हो, 21 बन जाएगा। 22 ओके, हाँ बन सकता है, इसमें कुछ नहीं। बिजनेस इनकम लास्ट में खाली ऐड कर दिए। 22 एक बार आप कोशिश कर सकते हो। 23 दिया था, वो बना। 23 24 सॉल्व हुआ, वो तो सिंपल टाइप था। ठीक है, तो बस जो ये बचे हैं ना एक दो वो ट्राई कर लो, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन में यही पॉइंट बाकी था वो मैंने करवा दिया। अब ये जो एक दो सम्स बचे हैं वही आपको देखना है। और 18 वाले में क्या बोला मैंने? म्युनिसिपल टैक्स भरने के लिए आपने लोन लिया है,
उसका डिडक्शन कहाँ मिलता है? लोन सेक्शन में लिखा है ना, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, लोन टेकन फॉर रिपेयर। इसमें से थोड़ी ना कोई रीजन है। म्यूनिसिपल टैक्स भरने के लिए भी पैसे नहीं आपके, उसके लिए भी आप लोन ले रहे हो, टैक्स भरने के लिए लोन ले रहे हो, इसका डिडक्शन कहाँ मिलता है? कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो, एक्विजिशन के लिए ले रहे हो, रिपेयर के ले रहे हो, तो ही मिलेगा। रीजन तो दिए हुए हैं। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी को लेके जो क्रैकर में सम्स हैं, अब ऐसे मेरा चैप्टर में कुछ समझाना आपको बाकी है नहीं, और कुछ यहाँ पे 13 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो स्टार्ट तो आपको ही करने चाहिए इसमें से। तो तभी कोई डाउट आएगा तो ही मैं करवा सकता हूँ ऐसा। दिसंबर 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, जून में पूछा है, दिसंबर 23 में पूछा है। हर पेपर में एक 5 मार्क का क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, स्टैंडर्ड है। ये सम्स आपको ही शुरू करना है, मेरा इसमें कोई काम नहीं है। एक बार आप कोशिश करो, जो नहीं बनेंगे मैं करवा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइप में तो कुछ बाकी नहीं है जो अपन ने नहीं डिस्कस किया हो, तो मैं डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ कि सम्स आप शुरू कर सकते हो वैसा। ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें, ऐसे आप अगर लेके बैठो ना तो 2-3 घंटे में सारे सम्स हो जाएंगे। 1 घंटे में 4 सम तो बनते ही हैं, वो भी टाइम ज्यादा ही है, तो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। तो आज ही जाके आप टारगेट कर सकते हो। कि आप संडे मंडे देख के पढ़ाई करोगे तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो आज लेके बैठो, ये अभी चैप्टर फ्रेश है, डिस्कस हुआ, आपके दिमाग में है। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन आपने मोस्टली कर लिए, 1-2 ही बचे हैं, तो अब ये लेके बैठोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैक्सिमम 3 घंटे। कोई एकदम आराम से स्लोली सॉल्व करेगा समझ के तो भी 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे में सम्स हो जाएंगे। स्टार्टिंग की 1-2 थियरी है, बाकी 10-11 सम्स है, 2 घंटे में हो सकते हैं। तो आज ही लेके बैठ के पैकअप ही कर दो। रीजन बीइंग कि अब कल से मैं नए चैप्टर पे जाऊंगा, फिर ये आपका साइड पे रह जाएगा, और वो ना फिर ऐसा होता है हो ही नहीं पाता कि अब मैं अगले चैप्टर पे चला गया तो आप वो सुन रहे हो, उसके इलस्ट्रेशन कर रहे हो। तो आज ही का दिन है, खत्म ही कर दोगे, डाउट्स होंगे कल लेके आ जाओगे तो वो डिस्कस भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो पहले मैं कल इसके डाउट्स ही करा दूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो थोड़ा जब लास्ट में आएगा चैप्टर पे तो बर्डन आएगा आप पे, लेकिन यही टाइम है करने का। अगर कल नहीं किया या आज सॉल्व करके नहीं किया, अगले चैप्टर पे पहुंच गए, फिर ये रह जाएगा। फिर जब आप उठाओगे ना तब वो उतना लेट हो जाएगा कि या तो मेरे से डाउट पूछने आ नहीं पाओगे, या फिर पैनिक हो जाओगे कि इतना सारा कैसे करें। तो इससे बेटर है आज ही खत्म करो, चैप्टर ही पक्का हो जाएगा ना आपका, जब ये हो गया। तो देखो 5 मार्क का एक सम हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। लास्ट 3 पेपर में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आपको लेवल दिख जाएगा कि जो सिखाया है उसके बाहर नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब लिखोगे, ठीक है? तो आज ही इसको टारगेट करो, खत्म करो। 5 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो पक्का कर लो। मैं फिर नया कल पहले डाउट्स कराऊंगा, उसके बाद ही शुरू करूंगा। तो ये सम्स करके आना।